हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे। आज है डे 6 ऑफ 45 हार्ड चैलेंज और हमारे बिहार एपीओ को अब 39 डेज़ बचे हैं, जो कि बहुत कम समय है आपके पास। आपको डेली मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जीएस के एज वेल एज लॉ के, और कोशिश करना है जितनी चीज़ें आप दिमाग में रख सकें। अब जितना आपने पढ़ लिया है उसी को ही बार बार रिवाइज़ करना है। और जीके जीएस का आप चाहें तो मतलब जो लेक्चर्स होते हैं ना एमसीक्यू, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे और क्रिएटर्स बनाते हैं जीके जीएस का, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डेटा आपके दिमाग में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। फ़िलहाल बिहार एपीओ में नेगेटिव मार्किंग के बारे में नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन अभी समय है, हो सकता है फिर से नोटिफाई किया जाए कि नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, एक चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब से जो ऑप्शंस होंगे वो 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी एंड ई। ई के वाला जो ऑप्शन है ना उसको नॉट अटेम्प्ट, माने अगर जैसे मान ले नेगेटिव मार्किंग फ़िलहाल तो हमारे एपीओ एग्ज़ाम में नहीं है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अगर आता है तो उस केस में जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब क्या होता है ना, तो या तो आप आंसर टिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप छोड़ते हैं तो उस टाइम पे नेगेटिव आपका कट नहीं होता था पहले के टाइम पे। लेकिन फ़िलहाल अगर आप जैसे मान ले आप ये आंसर है आपका, आपने ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके गोले हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये गोला है, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते थे आपने लगा दिया, सेकंड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते थे तो आप इसको स्किप कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा, हमारा एक और ऑप्शन होगा, दैट इज़ ई, ठीक है। ई वाला ऑप्शन रहेगा जब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहूँगी, मेरा मन नहीं है, ये मुझसे बन नहीं रहा, तो मैं इस पर अगर मैं खाली छोड़ दूँगी, अगर यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूँगी, पूरा ही खाली छोड़ दूँगी ना, यहाँ पे करूँगी, मतलब इसको पूरा कॉलम को ही खाली छोड़ दूँगी, तो उस केस में मेरे 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करना है तो मुझे ई वाला ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, ये चॉइस करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आप पूरा खाली छोड़ देंगे तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, ये चीज़ माइंड करिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम जाते हैं सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको जनरली एग्ज़ाम्स होते हैं तो डेढ़ 2 घंटा पहले यूपीएपीओ में क्या हुआ था, मेरी एक स्टूडेंट है, उनका सेंटर मिला था यहाँ प्रयागराज में, तो उनको जो एग्ज़ाम का जो 1.5 घंटा पहले उनको एंट्री करवा ली गई थी, बट उस एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया उसके बाद उनको जो भी अटेंडेंस शीट हो गई या फिर कोई भी चीज़ें ना, अटेंडेंस शीट हो गई और जो भी उसके फॉर्मेलिटीज़ होते हैं ना, वो उसके बाद कर रहे थे। इसके चक्कर में जो मेरी स्टूडेंट थी उसको एग्ज़ाम प्रेशर, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर हो गया, इसलिए उनसे मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, वो अटेंडेंस शीट में उनको बोला गया था कि आप जो आंसर शीट का की होता है, आंसर की होता है उसका मतलब जो नंबर होता है उसको लिखे अटेंडेंस शीट में, और बच्ची ने क्या किया, बच्ची ने अपना रोल नंबर लिख दिया। तो ये तो अच्छा हो गया कि ऑन द स्पॉट उनको पता चल गया कि ये गलती इसने कर दिया है। अगर नहीं किया होता ना ऑन द स्पॉट उन्होंने चेक, तो क्या होता, वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता और उसका जो है वो कॉपी चेक भी नहीं होती। तो ये सब होता है, एग्ज़ाम प्रेशर बहुत रियल होता है। एग्ज़ाम में आप जाते हैं इसलिए आपको मैक्सिमम मॉक्स लगाने हैं, टाइम मैनेजमेंट करना है। अभी देखिए हमारा पेपर है, अगर उसको देखा जाए जीएस है, ठीक है, जीएस है, 100 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, उसका वेटेज है 100 मार्क्स, ठीक है। बिहार एपीओ की मैं बात कर रही हूँ, फ़िलहाल मैं बिहार एपीओ के ऊपर भी फोकस्ड हूँ। हरियाणा एडीए का थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, तो मे बी मैं राजस्थान को केटर करूँगी, राजस्थान एपीओ को केटर करूँगी, और जैसे जुडिशरी की जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे इन केस तो उसको भी केटर करूँगी। तो फ़िलहाल फोकस मेरा बिहार एपीओ है, ठीक है। फिर जीके का ये हुआ, 100 क्वेश्चन से 100 मार्क्स है, और हमारा जो लॉ का पोर्शन है उसमें 100 क्वेश्चन है बट उसका वेटेज है 150 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स यहाँ पे एक क्वेश्चन की वैल्यू 1 मार्क्स है, यहाँ पे एक क्वेश्चन की वैल्यू 1.5 मार्क्स है, ठीक है। हाँ, और दोनों का पेपर अलग अलग होगा, एक सीटिंग में नहीं होगा। ये इसके लिए 2 आवर्स मिलेंगे आपको, इसके लिए 2 आवर्स मिलेंगे। तो 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन करना उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि आप
प्रैक्टिस करें बैठ करके। एटलीस्ट अगर आप जैसे मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, तो अगर मैं 100 क्वेश्चंस करा रही हूँ तो मेरे से आप पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के लिए अभी मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी कि हाँ आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है मेरा, ठीक है। तो आप 100 क्वेश्चंस कोई भी उठाइए, उसको कोशिश करिए 45 मिनट्स में कंप्लीट करने की, या 50 मिनट्स में कंप्लीट करिए, या 1 घंटे में कंप्लीट करने की। तो आपका 100 क्वेश्चन का एक बोलते हैं ना वो फ्लो रहेगा। अब देखो 100 क्वेश्चन अगर आप PYQ के लगाएंगे तो आपके तो 50% तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बेस्ड होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। इसलिए बोल रहे 100 क्वेश्चन को आप कोशिश करिए 45 मिनट्स में सॉल्व करने की। चलिए, ये सब हो गई ज्ञान की बातें, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा टारगेट है कि हम हाई कोर्ट को कवर करेंगे, ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कवर करेंगे। मेरा मन ये भी था कि हाई कोर्ट के जितने भी जो PSC लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, UPSC लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें थोड़े से अच्छे बोलते हैं ना हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं। हाई लेवल बोले तो उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ये है हमारे हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री से रिलेटेड फर्स्ट गवर्नर हो गए, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, फर्स्ट AG हो गए, इस टाइप का, फर्स्ट हाई कोर्ट जज हो गई फीमेल, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज हो गई फीमेल। इस टाइप की चीज़ें कनेक्ट करके आपको बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसको एप्लीकेबिलिटी भी पता चलती है। लेकिन वही है कि फिर आप इसको सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, तो वही बात है। मैं कोशिश करूँगी कि इसके मैं घटना चक्र की भी क्वेश्चंस लगा पाऊँ, ताकि आपको PSC लेवल का भी एक्सपोजर मिले और UPSC लेवल का भी एक्सपोजर मिले। क्योंकि ऐसा है ना कि इजी क्वेश्चंस बना के आप आजकल एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, आपको हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। पर सेक्शनल बेस्ड अब उसका उतना ज़्यादा वो नहीं बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको हाई कोर्ट स्टार्ट करना है तो पहले हम लोग को याद करना पड़ेगा उसका पूरा रेंज बोले तो पूरे सेक्शंस को अपने को याद करने हैं। क्योंकि फ़िलहाल तो क्वेश्चंस में इतने सेक्शन वाइज नहीं आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट के सेक्शंस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि लेकिन कई बार देखा गया है कि यहाँ से वो मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए हमको अपनी तैयारी 100% रखनी है, तो हम सब याद करके जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी ना छूट पाए। चलिए आइए, मैं कोशिश करती हूँ आपको याद करवाने की और रिलेट करके पढ़ाने की, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट होगा ये कहाँ लिखा है? हाई कोर्ट फॉर दी स्टेट होगा, ये 214 में लिखा है, 214 में दिया है हाई कोर्ट होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट होगा ये कहाँ दिया है? तो 124 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। फिर 215 को हम याद करेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो हाई कोर्ट होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। मीन्स ये होता है जुडिशियल बॉडी जब भी कोई भी प्रोसीडिंग करती है, जजमेंट देती है, तो वो एक तरह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसकी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक लीगल एविडेंस की तरह सर्व करते हैं, जो कि बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट्स के ऊपर फ्यूचर केसेस में। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। मीन्स जो हाई कोर्ट कुछ भी बोलेंगे, हाई कोर्ट जो बोल दी है वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। इसके साथ में ये अपने कंटेम्प्ट के बारे में भी है। तो CC 215 में कंटेम्प्ट भी है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। अब सिमिलर प्रोविज़न कहाँ दिया गया है हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में? तो सेक्शन 129 में दिया गया है, आर्टिकल 129 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। फिर 216 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है। मीन्स कि इसमें क्या क्या कौन कौन लोग होंगे, तो उसमें बस यही बताया कि चीफ जस्टिस होंगे ऑफ हाई कोर्ट, CJ HC, और साथ में हमारे जितना प्रेसिडेंट जितने जजेस को अपॉइंट करना चाहें उतने जजेस हो सकते हैं, ठीक है। और ये वेरी करता रहता है अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं 217 बात कर रहा है अपॉइंटमेंट और कंडीशन के बारे में। 218 बात करता है रिमूवल के बारे में। रिमूवल होगा कैसे? हाई कोर्ट जज का जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता है 120 के 4 और 5 में, ठीक है। 219 ओथ के बारे में बात कर रहे हैं। 220 बोलते हैं कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते प्रैक्टिस? उस हाई कोर्ट में जहाँ उन्होंने काम किया है, और हाई कोर्ट से जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और दूसरे हाई कोर्ट में किया जा सकता है किसी भी जज का, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो, ठीक है।
परमानेंट जज रहे हैं तो वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 221 बात करता है सैलरी के बारे में, 222 बात करता है ट्रांसफ़र के बारे में, 223 बात करता है एक्टिंग सीजे के बारे में, 224 बात करता है एडिशनल एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस चीफ जजेस होंगे वो 2 साल के लिए काम करेंगे। 224 में बात करता है रिटायर्ड जजेस के बारे में, 225 बात करता है जुरिस्डिक्शन के बारे में, 226 बात करता है रिट्स के बारे में, 227 बात करता है सुपरिंटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, 228 बात करता है ट्रांसफ़र के बारे में। अब यहाँ पे भी ट्रांसफ़र था, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र है, यहाँ भी ट्रांसफ़र है। 222 में दिया गया है ट्रांसफ़र के बारे में दिया है, ठीक है, 222 में भी दिया है और 228 में दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ट्रांसफ़र दिया गया जजेस के बारे में कि प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जज को एक हाई कोर्ट टू दूसरे हाई कोर्ट से, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के बारे में हो रहा है कि अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो रहा है तब वो केस को ट्रांसफ़र किया जाता है हाई कोर्ट में, या तो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए या तो फिर उसको मतलब डिटरमाइन कर दिया जाए, उसको फिर वापस से भेज दिया जाए उसी कोर्ट में जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। 229 बात करता है ऑफिसर और सर्वेंट और एक्सपेंसेस के बारे में। अब हाई कोर्ट है काम करेगी तो उसमें जो भी मतलब ऑफिसर हैं, सर्वेंट्स हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक तरह से, उसका खर्चा कहाँ से आएगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, क्या होगा, इसके बारे में 229 बात करता है। और 230 बात करता है जुरिस्डिक्शन टू यूटीज़ में भी हाई कोर्ट्स नहीं होते ना, हर यूटी जो है हमारे दमन एंड दीव है, पुदुचेरी है, ठीक है, और बहुत जितने भी यूटी लद्दाख है वहाँ पे खुद का स्पेसिफिक हाई कोर्ट तो नहीं है। तो जो हाई कोर्ट जो मेन लैंड में है वो हाई कोर्ट काम करते एक तरह से, उस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वहाँ रहता है। तो इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है 230 में। अपने को खाली हेडिंग्स को पकड़ना है, ये हेडिंग्स मैंने शॉर्ट में दिए, मैं एक बार लंबा जो होता है हमारा बेयर एक्ट वाला वो भी आपको दिखाऊंगी ताकि दिमाग में इमेजेस बने। एग्ज़ाम में खेल है दिमाग के इमेजेस का, अगर आपको दिमाग मतलब इमेजेस दिख रहे हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा, आपको इमेजेस नहीं दिख रहे हैं आपका काम नहीं होगा। इसीलिए ये जो इंटरनेट की दुनिया अच्छी है, वीडियोस लेक्चर सब मिल जाते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अपनी कॉपी में उतारोगे नहीं, अपने हाथों से लिखोगे नहीं, अपने बेयर को गंदा नहीं करोगे, आपको कोई चीज़ें याद नहीं होने वाली हैं, ठीक है। स्क्रिबल करना सीख लो, बार बार लगातार लिखना सीख लो। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब बैठ के दोनों आप और मैं मिलके लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर 231 बात करता है कॉमन हाई कोर्ट्स के बारे में, राइट, डन हो गया। अब इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, आप भी लिखेंगे मैं भी लिखूंगी, दोनों मिल के लिखते हैं, ठीक है। चलो 214 में क्या दिया है, हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट्स होते हैं, ये लिख दिया। 215 में क्या दिया गया है, रिकॉर्ड के बारे में, क्या रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या कंटेम्प्ट के बारे में, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे। 216 में क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किसका कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन। 217 में क्या दिया गया, अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बारे में। 218 में क्या दिया गया है, 218 में दिया गया है रिमूवल के बारे में, रिमूवल के बारे में, ठीक है। 219 में दिया गया, 219 में क्या दिया गया, ओथ के बारे में, ओथ के बारे में। 220 में क्या दिया गया, नो प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 221 में क्या दिया गया, 221 में सैलरी के बारे में दिया गया, सैलरी। 222 में क्या दिया गया है, ट्रांसफ़र के बारे में, क्या चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, जजेस का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और सेम हमारा फिर से ट्रांसफ़र वाला कौन सा सेक्शन है, तो वो सेक्शन है हमारा 228 में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र यहाँ पे किस चीज़ का हो रहा है, केसेस का हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर 223 में क्या दिया गया, एक्टिंग करेंगे हम लोग, एक्टिंग करना सीख जाएंगे, किसके, चीफ जस्टिस के एक्टिंग करना सीख जाएंगे। फिर 224 में क्या बोल रहा है, ऐड करेंगे, एडिशनल और एक्टिंग करेंगे, फिर से किसकी, जजेस की एक्टिंग करेंगे हम लोग। कब तक करेंगे, 2 साल तक एक्टिंग करेंगे हम लोग। फिर 225 में क्या दिया है, 225 से पहले रिटायर्ड जजेस क्या आएगा, जब बैकलॉग बढ़ जाता है सुप्रीम हाई कोर्ट में तो वो 224A में हम लोग रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करते हैं कि बैकलॉग हमारा क्लियर हो। लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाखों में संख्या में जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आती, इतने लैक्स में केसेस पेंडिंग है, इवन करोड़्स में पेंडिंग है केसेस, तो कुछ नहीं किया जा सकता। जितने अपॉइंटमेंट कर लिए दैट इज़ नॉट इनफ। जब तक आप लोअर कोर्ट्स में जजेस की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, संख्या आप मत बढ़ाइए, आप कम से कम उस सीट जो खाली है उसको तो भरिए,
ये फ्रस्ट्रेशन ना बस पढ़ाते पढ़ाते आ जाता है, क्योंकि इंसान देखता है ना कि क्या हालत है देश की। 225 में है जुरिस्डिक्शन के बारे में, ठीक है, क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक उनका क्षेत्र का अधिकार फैला हुआ है। तो 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, मतलब अगर आपको 2 सेक्शंस नहीं आते हैं, कौन से सेक्शन 32 और 226, तो मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं अभी तक। रिट्स के बारे में बोलता है, रिट्स, ठीक है। फिर 227 बात करता है सुपरिंटेंडेंस के, सुपरिंटेंडेंट बन जाएगा, कौन बनेगा, हमारा हाई कोर्ट बनेगा सुपरिंटेंडेंट। फिर 228 किसके बारे में बात करता है, फिर ट्रांसफ़र के बारे में, हमने ट्रांसफ़र पढ़ा था। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र किस चीज़ का हो रहा है, केसेस का हो रहा है ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर 229 में क्या दिया गया है, ऑफिसर, किसके, हाई कोर्ट के ऑफिसर की बारे में दिया गया है। 230 में क्या दिया गया, जुरिस्डिक्शन अपॉन यूटी, यूटी के बारे में दिया गया है। और 231 लास्ट सेक्शन कॉमन हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है, कॉमन हाई कोर्ट्स। चलिए अब बताइए 215 में क्या लिखा है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लिखा है। चलिए अब बताइए 220 में क्या लिखा है, 220 में लिखा है नो प्रैक्टिस, ठीक है। फिर रिटायर्ड जजेस के बारे में अगर प्रोविज़न बोला जाए, रिटायर्ड जजेस के बारे में कहाँ प्रोविज़न दिए गए, रिटायर्ड जजेस के बारे में दिया है 224 के ए में दिया है रिटायर्ड जजेस के बारे में प्रोविज़न। 227 में क्या दिया गया बताइए, 227 में सुपरिंटेंडेंस की पावर दी गई है, सुपरिंटेंडेंस किसका, हाई कोर्ट का, ठीक है। चलिए अब बताइए, हम मेरे को करना है ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का प्रोविज़न कहाँ कहाँ दिया गया है, कौन कौन से सेक्शन आर्टिकल में दिया गया है। एक आर्टिकल मेरा है 222 में क्या है, 3 ठो 22 22 22 22। अब देखो इतना सारा दो है, इतना सारा दो है, तो उसको ट्रिक लगाने के लिए अपन ये लगा सकते हैं, 1 हाई कोर्ट 2 सेकेंड हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेजते हैं, क्या चीज़ भेजते हैं, जजेस को भेजा जाता है। ये कौन भेजता है, प्रेसिडेंट भेजता है, ठीक है। और दूसरा ट्रांसफ़र हमने पढ़ा था, कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफ़र कौन से सेक्शन में, और पहले होता है 228 में। 28 में क्या ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, केस को ट्रांसफ़र करते हैं। कौन से केस को, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ किया जाता है, हाई कोर्ट में किया जाता है, ठीक है। अब बताइए मेरे को एक्टिंग कहाँ कहाँ की गई है, एक्टिंग का प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया, तो एक्टिंग का प्रोविज़न दिया है, एक्टिंग सीजे के बारे में दिया है हमारा 223 में, ठीक है। उसके बाद चलिए ओथ का प्रोविज़न कहाँ दिया है बताइए, तो ओथ का प्रोविज़न कहाँ दिया गया, तो 219 में दिया गया, हो गया। अब रिमूवल कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट 218 में बताता है कि हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा, हाउ टू रिमूव करेंगे, हाउ टू रिमूव हम करेंगे सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है, 124 के 4 में और 5 में दिया गया है, ठीक है। इतना सब कुछ याद हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारे नोट्स मेरे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको समझाते जाऊंगी, ठीक है। चलिए आते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसमें इंसान फंस जाता है, लेकिन हमको फंसना नहीं, हमको इससे बाहर निकलना है, ठीक। अच्छा मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं, आइए ये कौन से चैप्टर में है, ये वाला प्रोविज़न तो स्किप हो गया अपने से, बताइए। जो यूनियन है, अब बताते जाइए, यूनियन जो यूनियन का और स्टेट का, यूनियन कौन से पार्ट में दिया गया है, पार्ट 5, स्टेट कौन से पार्ट में दिया गया है, पार्ट 6, ठीक है। चैप्टर 1 क्या बात करता है, यूनियन का चैप्टर 1 क्या बात करता है, पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। लेकिन स्टेट का चैप्टर 1 क्या बात करता है, स्टेट का चैप्टर 1 बात करता है स्टेट की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। फिर इसका चैप्टर 2 क्या बात करता है, चैप्टर 2 इसका बात करता है पार्लियामेंट के बारे में, ठीक। लेकिन ये एक जगह पीछे चल रहा है। अच्छा एक इसको छोड़िए, हम लोग पहले इसको कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 3 क्या बात करता है, इसका चैप्टर 3 बात करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ
प्रेसिडेंट। क्या है वो? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 में दिया गया कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। चैप्टर 4 में क्या है हमारा? चैप्टर 4 में क्या है बताइए बताइए। चैप्टर 4 में यूनियन जुडिशरी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। चैप्टर 5 में क्या है बताइए। चैप्टर 5 में हमारा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पे चैप्टर 1 तो हमारा हो गया, स्टेट का डेफिनेशन जनरल होता है, यहाँ हेडिंग में जनरल लिखा है। ठीक है, चैप्टर 1 क्या, इसका चैप्टर 2 क्या बात करता है? अब सेम जाएंगे हम लोग ना। चैप्टर 2 इसका क्या बात करता है? चैप्टर 2 इसका बात करता है एग्जीक्यूटिव। ये चैप्टर 3 क्या बात करता है? लेजिस्लेचर, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत ख़राब हैंड राइटिंग बन रही है मेरी आज। फिर चैप्टर 4 क्या बात करता है? चैप्टर 3 होगी, चैप्टर 4 क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव के बाद में किसकी लेजिस्लेटिव पावर है? लेजिस्लेटिव पावर किसकी रहेगी? अगर सेंटर में प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है तो स्टेट में किसकी रहेगी लेजिस्लेटिव पावर? तो हमारा गवर्नर साहब की रहेगी, गवर्नर की रहेगी। चैप्टर 4 बात करता है। चैप्टर 5 क्या बात करता है? चैप्टर 5 बात करता है हमारे हाई कोर्ट्स के बारे में। चैप्टर 6 क्या बात करता है? हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, अब यही कोर्ट, ये कोर्ट हमारे जितने भी लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उसका फेवरेट रहता है। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट जज भी आएंगे एंड और अगर हम लोग प्रमोशन हमारा होता रहा, अगर हम जूनियर डिवीज़न बन गए, JMSC बनते हैं जनरली, JMSC बन गए तो फिर प्रमोट होते 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 हम यहाँ जाके कहीं रिटायर हो पाएंगे। हाई कोर्ट्स तो अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर है या फिर आपके कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है तो मुश्किल है वहाँ पहुँचना, लेकिन ठीक है, DJ साहब तो बन ही जाएंगे अगर शुरुआत करेंगे जल्दी एज में अगर आप लग जाते हैं तो। लेकिन जैसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की हरकतें, हमको नहीं लगता कि हम जल्दी लग पाएंगे। चलिए आइए अब आते हैं सवालों के ऊपर। तो चैप्टर 6 है ये, चैप्टर पार्ट 6 स्टेट्स के बारे में। चैप्टर 5 याद रख लीजिए और इसका रेंज है 214 to 232। ठीक है, याद हो गया। चलिए तो रेंज क्या है बताइए। चैप्टर कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हाई कोर्ट कहाँ दिया गया, एड्रेस बताओ, तो वो पार्ट कौन सा है लिखिए। फिर हमारा चैप्टर कौन सा है लिखिए, और रेंज क्या है, हमारी रेंज क्या है उसको लिखिए। तो पार्ट कौन सा है हमारा? पार्ट है 6। चैप्टर कौन सा है हमारा? 5। और रेंज क्या है? 214 से लेके 232। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो अभी मैं सवाल कर रही थी पहले मैं आपको जवाब बताती, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। ठीक है, ये भी अप्रोच अच्छी होती है कि आप ना जैसे आज एक टॉपिक पढ़िए, इसके सवाल आप कल लगाइए और फिर एनालाइज करिए। आप तुरंत पढ़ेंगे तुरंत सॉल्व करेंगे तो वो आपके इंस्टेंट मतलब बोलते ना तो रिसेंट मेमोरी में रहेगा, लेकिन आप अगर उसको एक दिन बाद करेंगे तो आपको रिकॉल होगा। ये एक रिकॉल मेथड होता है। ठीक है, जो मैं आपको करवा रही हूँ ना यहाँ पे कि आप ये बताइए आप ये बताइए, ये तरीका है रिकॉल करने का। ऐसे ही बचपन में याद कराया गया था, लेकिन बड़े होने के बाद इंटरनेट की दुनिया में हम ये सब भूल गए हैं। ये जो बेसिक तरीका है पढ़ने का वो सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए तो 217 जो है, 217 क्या है? अगर हम यहाँ देखें 217 किसके बारे में बात करते हैं? अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर सवाल होगा हाई कोर्ट के जज का, ठीक है, कि उनकी एज कितनी है, तो वो डिसाइड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन कंसल्टेशन किसका होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस से बात करके ही करेंगे। और ये कंसल्टेशन जो वर्ड है ना वो कॉन्करेंस है, मतलब डिसीजन जो है ना वो बाइंडिंग है। ठीक है, डिसीजन बाइंडिंग अगर जो बोल दें वही होगा, और डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है इन डिसाइडिंग द एज ऑफ हाई कोर्ट। ये वाला चीज़ याद रखना, जो प्रेसिडेंट होते हैं जनरली बाउंड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से। लेकिन जब अगर सवाल हो, कौन सा सवाल हो? जजेस ऑफ हाई कोर्ट की एज का, तब तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। ये चीज़ लिखा गया है संविधान में। ठीक है, अब आप सवाल पे आते हैं। क्या सवाल पूछ रहा है? सवाल ये है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज, कोई भी सवाल आता है एज टू द एज ऑफ द हाई कोर्ट जज, तो उसको डिसाइड कौन करेंगे?
प्रेसिडेंट करेंगे विद कंसल्टेशन ऑफ सीजे, प्रेसिडेंट करेंगे विद कंसल्टेशन ऑफ द सीजे ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट करेंगे विद द कॉलेजियम ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट करेंगे विद द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा होगा? तो कॉलेजियम तो हम जानते नहीं हैं, सीजे हम जानते हैं, लेकिन सीजे कौन सा वाला है? हाई कोर्ट वाला है कि इंडिया वाला है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो पार्ट 12 का है, गलती हो गई होगी इनसे तो इन्होंने डाल दिया यहाँ। तो इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो ऐसा नहीं है ना कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो जो ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट के नाम पे अगर बनाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका प्रोविज़न कहाँ? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविज़न कहाँ दिया गया है? तो इसका आंसर है 299 में प्रोवाइड करता है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? इंडिया का प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा एक्टिंग के बारे में। एक्टिंग सीजे ऑफ हाई कोर्ट के बारे में कहाँ दिया गया है? तो एक्टिंग कहाँ की गई है? तो 223 में की गई है। अगर हम लोग इस तरफ इसको खोल के रखेंगे ताकि हम लोग को चीज़ें एकदम साफ साफ क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो एक्टिंग करने का प्रोविज़न कहाँ दिया गया? एक्टिंग करने का प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है 223 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब को ये सवाल तीनों सेम है, ठीक है, लेकिन तरीका देखिए कैसे कैसे पूछते हैं। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न प्रोवाइड करता है कि पावर होगी पनिशमेंट करने की पावर फॉर द कंटेम्प्ट का शब्द मैं देखूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी? कंटेम्प्ट का शब्द देकर के मैं लगा दूंगी 215। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट देखूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी? 129 to 129। हाई कोर्ट देखूंगी और कंटेम्प्ट शब्द देखूंगी, या हाई कोर्ट देखूंगी और रिकॉर्ड शब्द देखूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी? 215। फिर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ तो 215। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आप पढ़िए, बड़ा अच्छा प्यारा सवाल है ये। जुरिस्डिक्शनल पावर ऑफ हाई कोर्ट, जो पावर दी गई है हाई कोर्ट को अंडर सेक्शन आर्टिकल 226, उसके बारे में बता रहे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसमें सवाल है हमारा 226 में दिया गया है जुरिस्डिक्शनल पावर के बारे में। ठीक है, जुरिस्डिक्शनल पावर के बारे में, तो ये किससे सिमिलर है? तो उसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका बी है आंसर। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि बी क्यों होगा आंसर। ठीक है, तो जो फर्स्ट बात करता है 142 में, 142 बात करता है इनहेरेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनहेरेंट पावर मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी डिक्री नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन ऐसा पावर सच पावर इसको नहीं दिया गया किनको? हाई कोर्ट को। ठीक है, दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस रूलिंग्स के थ्रू, जैसे अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन का केस है, उसमें ये भी बोला है कि जो हाई कोर्ट्स है वो ऐसे पावर्स पजेस नहीं करते जो कि इक्वलेंट हो 142 के। तो ये कट गया। अगर ये कट गया तो इसका आंसर मतलब यही हो जो क्लोजेस दिया हुआ है, फिर ये वाला अपने को पता हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। जो 115 दिया जाता है वो रिविजनल पावर दिया गया है, सिविल रिविजन का। कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अगर कोई भी जुरिस्डिक्शनल एरर करती है उसको चेक करने का स्टैट्यूटरी पावर दिया है किसको? स्टैट्यूटरी पावर दिया सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर ये होगा। और ये सिमिलर किससे? 226 जो बात करता है। अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है। अब ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया तो बहुत सारे सवाल आज आगे जो आने वाले हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जनरली सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि हाई कोर्ट बड़ा है? ये तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया मैंने, तो ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। लेकिन एक जगह पे हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है। किस चीज़ के मामले में? रिट इशू करने के मामले में। ठीक है, अब देखो जो रिट वाली पावर है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो हाई कोर्ट है उनके पास में रिट इशू करने की पावर है, इसके पास 32 में है, इसमें 226 में। ठीक है, 32 में इनके पास क्या पावर है? रिट इशू करने की, रिट ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेकिन 26 में रिट इशू कर सकते हैं किस किस टॉपिक्स में? रिट इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए और हमारा एनी लीगल राइट्स के लिए। ठीक है, अब देखिए
सुप्रीम कोर्ट क्या कहलाता है? गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्डियन जो होगा, अगर गार्डियन के पास आप जाएंगे तो मना नहीं करेंगे ना कभी। तो अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो चाहे तो उनको मना कर सकते हैं कि मतलब आपको इनकार कर सकते हैं आपकी रेमेडी देने से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एब्सोल्युटली देना पड़ेगा। ये इन पे बाउंडेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूँ कि रिट ज्यूरिसडिक्शन में in this jurisdiction high court has more power than supreme court, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस, इट इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट के पास में दोनों पावर है, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स का। यहाँ पे जो है बस फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ठीक है, तो ये अपने को क्लियर हो गया। 226 का स्कोप वाइड है और इसका नैरो है। ठीक, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आप करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा बी, सिमिलर प्रोविजन है जो कि दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 में। चलिए आगे आते हैं। अब ये वाला चीज़ है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब ये मैचिंग करने वाला है। ठीक है, अब मैचिंग करने के लिए ना मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एक तरफ को छुपा लीजिए, ऐसे करके अपना पेपर को रख के छुपा लीजिए। इधर से कोशिश करिए सॉल्व करने की, या तो फिर आप इसको छुपा लीजिए और इधर से कोशिश करिए सॉल्व करने की। ठीक है, तो वैसे कि आपको रिविजन होता चलेगा। अब ये वाली चीज़ जो है, मैंने ट्रांसफ़र का याद कैसे करवाया था? 2 2 2, तो 1 हाई कोर्ट टू अनदर टू सेकेंड हाई कोर्ट, तो 2 to 2 होगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो बी का 1 होगा, ये कंफर्म हो गया, बी का 1। अब बी का 1 आया तो 2 चीज़ें एलिमिनेट हो गई। ठीक, अब अपन चलेंगे वापस। और क्या पता है अपने को? और क्या क्या पता है? तो अपने को पता है एक्टिंग करना है। एक्टिंग कहाँ पे करते हैं हम लोग? एक्टिंग करते हैं हम लोग 223 में। 223 में एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सी का आंसर क्या होगा? 2। तो सी का 2, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर इसको साफ साफ लिखा जाए, ये ऐसे सेट नहीं हो रहा है, हो जा सेट। ठीक है, तो 221 में दिया गया सैलरी। ठीक, तो ए का 4 हो गया। फिर 222 में दिया गया है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो बी का 1 हो गया। फिर 223 में क्या दिया गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में हाई कोर्ट के। फिर 224 में दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल और एक्टिंग जजेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन से 21 से लेके 24 है। अब इसको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, इसको यहीं से रिवाइज़ करते हैं क्योंकि इस तरह के सवाल आए हैं एग्ज़ाम में। तो 214 में क्या दिया गया? हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट के बारे में। 215 में दिया गया है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। 216 में दिया गया है किसके बारे में दिया गया? 216 में दिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 217 में दिया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में। 218 में दिया गया है रिमूवल के बारे में। 219 में दिया गया है ओथ के बारे में। 220 में दिया गया है नो प्रैक्टिस के बारे में। 221 में दिया गया है सैलरी के बारे में। 222 में दिया गया ट्रांसफ़र के बारे में, जजेस का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। फिर 223 में एक्टिंग करने की बात हो रही कि एक्टिंग करेंगे चीफ जस्टिस। अब इसको कंटेम्प्ट ना माना जाए क्योंकि ये याद करने का तरीका है। फिर 224 में दिया गया एडिशनल या एक्टिंग चीफ जस्टिस 2 साल के लिए होंगे। 224 ए में बोला गया रिटायर्ड जजेस के बारे में। 225 ए में 25 में बोला गया जुडिशल के बारे में। 26 में बोला गया रिट के बारे में। 27 में बोला गया है सुपरिटेंडेंस के बारे में। 28 में बोला गया ट्रांसफ़र के बारे में। 29 में बोला गया 29 में बोला गया ऑफिसर्स के बारे में। 230 में बोला गया जुडिशल के बारे में। और 231 में बोला गया है कॉमन हाई कोर्ट्स के बारे में। ऐसे रटना पड़ेगा आपको, पता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा ट्रिक है, अगर मेरे को उसको याद करना है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सारे ट्रिक्स में एकदम ओपन कर देती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है, ज्ञान बांटने से जितना बांटोगे ना, जितना लोगों पे फैलाओगे ज्ञान, आपको और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं अपना ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। अगर चलिए जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसका AI में डाल दिया, ठीक है। अब AI से मैंने बोला कि मेक MCQ, आई वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, तो इसने बना के दे दिया। अब मैं क्या करूँगी इसमें, अब मैं बैठ करके सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब
अब देखो मैंने क्या किया, उनको प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। प्रॉम्प्ट देने के बाद उनको बोला कि आप एमसीक्यू बना के दीजिए मेरे को, और उसके बाद हर जो ऑप्शन है उसका भी एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब देखो एक सवाल मैं बनाऊंगी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, 215 मेरा हो गया। अब तो 220 में क्या है, तो 220 में अगर मुझे याद रहेगा तो मैं ऑन द स्पॉट वहीं पे लिख लूँगी। जैसे मुझे पता है कि 220 में है नो प्रैक्टिस, ठीक है। ये पेन बहुत मोटा है, चलिए। 226 में क्या है, 226 में हमारा रिट्स के बारे में, ठीक। फिर 227 में क्या है, सुपरिटेंडेंस के बारे में। तो ऐसे ही एक्टिव रिकॉल करते करते मैं इसको पढ़ती हूँ। जैसे देखो अब ये ऑप्शंस बता दी, अगर मुझे याद आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वहीं देख लूँगी। हाँ, रिस्ट्रिक्शन ऑन द परमानेंट प्रैक्टिस, ठीक है। 26 में क्या बोला है, रिट्स के बारे में, ठीक है। फिर 27 में क्या बोला है कि सुपरिटेंडेंस के बारे में दिया गया है। तो मतलब ऐसे ऐसे करके ना आप इसको पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक। जैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे पूछ रहा है कि बिफोर एंटरिंग द ऑफिस अ न्यूली अपॉइंटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट में टेक ओथ, ओथ के बारे में दिया गया। अब ओथ मुझे पता है कहाँ है, 219 में है, ठीक है। लेकिन बाकी प्रोविजंस क्या है, 217 में क्या दिया गया, 217 में दिया गया है, 217 में दिया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। 218 में क्या दिया गया है, रिमूवल के बारे में, ठीक है। 222 में क्या दिया गया, हमने 222 को याद किया था कि एक हाई कोर्ट से सेकेंड हाई कोर्ट जा रहे हैं, कौन जाएंगे यहाँ पे, जजेस ही ना जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सके, क्योंकि अकेले मैं जितना इतना नॉलेज लेके क्या करूँगी, दुनिया में फैलाना है ना नॉलेज को। अब टीचर्स, यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का बोल दिया गया है, बताओ, तो अब क्या बोल सकते हैं। अब 2 कौड़ी का बोल दिया तो बोल दिए हैं। अब चलिए आते हैं आगे। फिर अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड कैन मूव टू हाई कोर्ट, इजी पीजी क्वेश्चन 26 में, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, आर्टिकल 20 में लिखा है कन्विक्शन के बारे में, कन्विक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। इसमें 3 चीज़ें होती है, या बताइए। पहला, इसके क्लॉज 1 में कन्विक्शन के बारे में दिया गया कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। तो पहला क्या है हमारा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। फिर सब क्लॉज 2 क्या बात करता है, सब क्लॉज 2 बात करता है डबल जेओपार्डी के बारे में। एक्सपोज फर्स्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो आज ऑफेंस नहीं है, उसको मतलब कल वो ऑफेंस नहीं था। अगर कोई चीज़ आज ऑफेंस नहीं है, मैंने कोई एक्ट किया, कल को ऑफेंस बन जाता है, तो मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब आपने पहले भी काम किया वैसे पनिश नहीं किया जा सकता। पनिशमेंट हमेशा उसी चीज़ की दी जाएगी जो कि ऑफेंस होगा तभी वो अप्लाई करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डबल जेओपार्डी का मतलब कि एक व्यक्ति को एक ही चीज़ के लिए बार बार पनिश नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा सब क्लॉज क्या बात करता है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। 32 में क्या लिखा है, 32 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की पावर है, किस चीज़ की पावर है सुप्रीम कोर्ट की, रेट इशू करने की। 22 में क्या है, 22 में लिखा है अरेस्ट अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 227 में क्या लिखा है, 227 में लिखा है कि सुपरिटेंडेंस की पावर है, ठीक है। ओवर ऑल द कोर्ट्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स है, ठीक है। किसके पावर, ये पावर किसके पास है पावर, तो ये ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स के पास है, ठीक। 227 में क्या चीज़ दी गई, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। ये बार बार क्वेश्चन करते करते बार बार सवाल आएगा, एक्टिव रिकॉल होते होते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आर्टिकल 227 में क्या दिया गया है, 227 में क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सुपरिटेंडेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 226 में क्या दिया गया है, हाई कोर्ट्स की पावर है इशू करने की रिट्स की, ठीक है। रिट्स इशू करेंगे। अब ये क्या है, ये को एक्सटेंसिव है, सेम है कि हाई कोर्ट्स के, नहीं। एनफोर्समेंट खाली ओनली फंडामेंटल राइट्स, नहीं। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द अदर पर्पस, यस। और ये इन्फीरियर है क्या है सुप्रीम कोर्ट का, नहीं। अब ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ इन्फीरियर है, सुप्रीम कोर्ट इन्फीरियर है हाई कोर्ट से, ये चीज़ बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब कौन सी पावर नहीं है, किसके पास नहीं है, हमारे हाई कोर्ट्स के पास नहीं है। क्या क्या पावर चले है पहले देखते हैं।
अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। अपील्स जाती है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, सुपरवाइज करता है, ये कहाँ दिया गया है, सुपरिटेंडेंस की पावर 227 में दी गई है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आएगा हमारा, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो हम लोग रिट्स कर सकते हैं, सिविल मैटर हमारा यहाँ जा सकता है, ठीक है, इलेक्शन का मैटर जा सकता है फॉर MP MLA का, ठीक है, और बहुत सारे जो भी मैटर्स है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का, तो ये सब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं है, दिया नहीं है प्रोविजन। 143 में दिया गया है, आर्टिकल 143 में दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का, इनके पास नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट का वो वाइड है, बड़ा है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि हाई कोर्ट बड़ा हो जो सुप्रीम कोर्ट से? तो आंसर इज यस। आर्टिकल 226 कैन बी इन्वोक्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का वाइड है हाई कोर्ट से? तो आंसर क्या होगा? आंसर लगाइए, आंसर है इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मन आपका करेगा ओनली इन सर्टेन केसेस, ये सर्टेन वाला कर लेती हूँ मैं, लेकिन आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको एग्जैक्ट बताना है येस या नो, करेक्ट और इनकरेक्ट। ये नहीं मे बी, हो सकता है, होएगा, ऐसा नहीं होता, होगा या नहीं होगा, तो इनकरेक्ट होगा। इसीलिए बहुत सारे सवाल आपके ऐसे ही सही होंगे, आपको ना इफ़ और बट वाला क्वेश्चन नहीं, अगर आपको सटीक पता है कि ऐसा ऐसा होता है तो होता है, इफ़ और बट या सिचुएशनल वाले पे नहीं जाना है, क्लियर कट बोलना है कि नहीं होता या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन अगर सवाल है, किस चीज़ का सवाल है? हाई कोर्ट के जज की एज का सवाल है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा? तो हमारे प्रेसिडेंट का काम है इस चीज़ को डिसाइड करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हाई कोर्ट है वो एग्जामिन कर सकता है किसी भी स्टैच्यूट का? क्या किया जा सकता है स्टैच्यूट्स का, मतलब जो कोई भी स्टैच्यूट होता गया, स्टैच्यूट होते जो भी लॉज बनाए गए हैं उसको अल्ट्रा वायलेंस कर सकता है क्या? तो इसका आंसर क्या है हमारा? आंसर है डी। अब डी कैसे हुआ? यस कर सकते, ये मैं लगाने का मेरी बहुत इच्छा हुई, लेकिन अपने को सारा पढ़ना है। क्या है? इट कैन नॉट, तो गलत है। ओनली सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, गलत है, नहीं हाई कोर्ट कर सकता। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर सच। तो दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किसी भी स्टैच्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जज जो है वो अपनी सर्विस से रिज़ाइन करते हैं अगर सवाल उनका उठता है कि वो किस दिन अपना मतलब डिसमिस हुए थे, मतलब किस दिन वो अपनी सीट को छोड़े हैं। अगर सवाल ये है तो कौन सी डेट को लिखा जाएगा? तो जिस दिन उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है उस डेट को माना जाएगा कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कब एक्सेप्टेंस होता है, गवर्नर को देते ही नहीं है, चीफ जस्टिस को भी नहीं देता, अपना रेजिग्नेशन दिया जाता है किसको? हाई कोर्ट के जजेस जो है अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को? तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते, साहिब साहिबा में को शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर गवर्नर जो है वो स्टेट का किसको अपॉइंट नहीं करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को करते हैं, मेंबर ऑफ पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन को करते हैं और एडवोकेट जनरल को करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं नोट करना चाहूँ जा करके क्या करूँगी? गवर्नर के पोर्शन में लिख दूँगी गवर्नर अपॉइंटिंग पावर, ठीक है। उसमें मैं क्या क्या लिखूँगी? CM लिखूँगी, COM लिखूँगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी तो करता है, फिर AG एडवोकेट जनरल लिखूँगी, और क्या लिखूँगी? स्टेट PSC मेंबर प्लस चेयरमैन। ये मैं जाकर के वहाँ लिख दूँगी। तो इससे क्या है, मेरे यहाँ के भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, वहाँ के भी हो गए। तो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? इट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड डिज़ाइन हिज ऑफिस को छोड़ते वक्त किसको देंगे? तो प्रेसिडेंट्स को देंगे। अपना को ना हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से मतलब है, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ना फिर गवर्नर से मतलब है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन पे आते। क्वालिफिकेशन क्या है हमारी? हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो सिटीज़न होने चाहिए, राइट। उसके बाद सिटीज़न के प्लस ना, पहले सिटीज़न होने चाहिए, ये तो कंपलसरी, सिटीज़न होना इज़ कंपलसरी, प्लस इसमें से एक भी चलेगा, A या B में एक भी चलेगा। तो A क्या है हमारा? 10 साल के लिए एडवोकेट हो, 10 ईयर एडवोकेट हो, कहाँ हो? हाई कोर्ट में, और 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिसर हो, कहीं हो इंडिया में, ठीक है। तो 10 ईयर्स जुडिशियल ऑफिसर हो।
एज अ जज काम कर रहे हो ये हो, लेकिन 35 ईयर वाला क्राइटेरिया संविधान में तो नहीं लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोविजन है 217 में दिया गया, अपॉइंटमेंट के बारे में भी दिया गया, कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब ये गलत है, ये यहाँ से इसको पूरा हम काट देंगे चुपचाप से, क्योंकि ये हमारा रिमूव हो चुका है। NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको रिपील कर मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, अनकॉन्स्टी डिक्लेयर कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। आपको केस का नाम भी अपन नोट करेंगे, कभी कभी केस भी पूछ लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फिफ्थ वाला कैसे देखते हैं, आपको बेरक तो ऑब्वियसली पढ़ना आता होगा, यहाँ पे फिफ्थ लिखा है तो हम फिफ्थ में जाएंगे। फिफ्थ है जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 से किस चीज़ को ऐड किया गया था, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, ठीक है, इसको ऐड किया गया था और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 16 अक्टूबर 2015 को, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये केस का नाम याद नोट करिए आप, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है। इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया था, ख़त्म कर दिया था इसलिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन एज इट इज़ है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब पढ़ी थी तो मुझे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि यार यहाँ पे NJAC लिखा है, फिर जब मैंने पूरे अच्छे से पढ़ाई की तो समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा, लेकिन हमने को रीड कैसे करना है उसको, जो हाई कोर्ट के जजेस है वो अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तब वो अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे कोलिजियम शब्द का, हाँ, जो वर्ड कोलिजियम है जो कि पैनल होती है जजेस को अपॉइंट करने की, उसके बारे में इसमें नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली नहीं दिया गया है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऐसा प्रोविज़न है, ओरिजिनली था, ठीक है। चले आते हैं फिर उसके बाद जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद फिर रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। उसके बाद रिमूवल का प्रोसेस जो है वो 124 के जैसा होगा, 124 के 4 के जैसा होगा, ठीक है। फिर द ऑफिस ऑफ द जज शैल बी वेकेट हिज ऑफिस अपॉन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये बात कर रहा है कि अगर प्रेसिडेंट उनको सुप्रीम कोर्ट के जज बना देते हैं तो अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कहीं और का हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा जो सीट अपनी ली हुई है। ये जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। क्वालिफिकेशन क्या होगा, पहले वो सिटीज़न होंगे इंडिया के, ठीक है, प्लस क्या होंगे 10 साल को जुडिशियल ऑफिस होल्ड करते हो, फिर 10 साल एडवोकेट हो हाई कोर्ट में, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूएशन, यहाँ पे लिखा है ना क्लियरली कि और 2 और मोर ऑफ सच इन सक्सेशन, मतलब अगर एक हाई कोर्ट में 2 साल है, फिर दूसरे हाई कोर्ट में 3 साल है, ऐसे करते करते किया जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। कंप्यूटेशन जब करेंगे हम लोग तो उस चीज़ को देखा जाएगा कि जुडिशियल ऑफिसर प्लस अगर वो जज बन जाते तो उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। इतना अपने को डिटेल में नहीं जाना है, सब कैसे 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 किया जाएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपने कितने बार कर लिया कि अगर सवाल आएगा, सवाल ये है कि एज के बारे में सवाल है, किसकी जस्टिस के एज के बारे में सवाल है, तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस को, ठीक है, और डिसीजन जो प्रेसिडेंट का होगा वो फाइनल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 35 के बारे में मैंने कहीं नहीं पढ़ा तो इसको हटा दिया जाएगा, मतलब इस चीज़ को गलत मानेंगे। फिर देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट्स टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू प्रैक्टिस। फिर अब ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका चेक करता है कि आपने डीप स्टडी की है कि नहीं की है, ठीक है। इसका राइट आंसर बता देती हूँ कि जो हमारा जो 226 है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुँचने का, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब जो अगर 226 में चाहे तो हाई कोर्ट आपको वापस भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना आपका फंडामेंटल राइट में आता है। देखो अगर देखा जाएगा तो हमारा जो फंडामेंटल राइट का रेंज कहाँ से है, 12 से लेके 36, और हमारा 32 जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है।
तो वो इन्फोर्स किया जा सकता है। ये 226 है वो लीगल राइट्स है, इसीलिए इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा कोई अधिकार नहीं है, हाई कोर्ट आपको वापस भेज सकता है। तो देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी सारी सही है, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है, राइट टू प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है, एजुकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस इशू कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, मतलब किस सिचुएशन में किया जा सकता है मैंडेमस, तो मैंडेमस किया जाता है एनफोर्समेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूटी। तो जब भी कोई व्यक्ति अपना काम ढंग से नहीं करता है तब आप मैंडेमस इशू करते हैं, उनको बोलते हैं, मतलब व्यक्ति नहीं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो अपना काम सही से नहीं करते या फिर कोई ऑफिस काम नहीं कर रही है, कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको बोल सकता है कि आप ये करिए, मैंडेमस इशू कर सकता है। ये हमेशा होता है एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मैंडेमस से हम रूल नहीं बना सकते, कोई भी डिस्क्रिशनरी, मतलब उनका जो मतलब लॉ में हमेशा दिया रहता है ये मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है, मतलब उनकी चलेगी कि उनको करना ही पड़ेगा। तो उस डिस्क्रिशनरी चीज़ों को एनफोर्स नहीं करा सकते, किसी भी डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी लीगलिटी ऑर्डर का। ठीक है, कौन रिट इशू कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स और नहीं, देखिए गलत हो गया ना, फंडामेंटल रिट इशू कर सकते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द लीगल राइट, तो ये कौन करेगा, ये हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। चलिए आइए आगे। फिर अंडर 226 तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशनरी रेमेडी, जो हाई कोर्ट है उनका डिस्क्रिशन है, करे तो करे नहीं तो नहीं करे, कोई उतना उनमें कंपल्शन नहीं, तो ये चीज़ सही है। इफ़ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट एग्रीव पार्टी, ठीक है, aggrieved party can have an adequate remedy elsewhere, it can refuse to grant। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 205 का ए होगा, सही है ये और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए इसको मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ कि 226 में दिया गया है ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, इसीलिए ये चाहे सुप्रीम कोर्ट तो उनको बोल सकता है, मना कर सकता है, अपने अपने अनुसार यहाँ पे हाई कोर्ट में इशू रिट है। ठीक है, अब जो हाई कोर्ट है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि एग्रीव पार्टी कहीं और जा सकती है रेमेडी लेने के लिए, तो वो रिफ्यूज़ कर सकती कोई भी रिट इशू करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये पहला जो प्रोविज़न बोलते हैं वो डिस्क्रिशनरी है, सही है, और दूसरा बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं और भेजा सकती है, तो ये असर्शन हो गया और ये इसका रीज़न हो गया क्योंकि ऐसा किया जा सकता, तो ए इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे आते हैं। फिर रिट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 इज नॉट वाइडर देन दी, बोल रहे 32 वाइडर नहीं है, किससे, हाई कोर्ट से, जो कि अंडर दिए गए 226 में। ठीक है, द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज दिस पावर इन रिलेशन टू, तो यहाँ पे पहले बोला कि 32 वाइडर नहीं है, ठीक है, 226 से वाइडर नहीं है, और जो हाई कोर्ट है वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है किस किस चीज़ के लिए, सिविल एंड क्रिमिनल राइट्स के लिए नहीं, फंडामेंटल एंड अदर राइट्स के लिए हाँ, फंडामेंटल राइट्स एंड द मैटर ऑफ द अपील, फंडामेंटल एंड स्टे मैटर, तो यहाँ पे रिट्स वाला पावर अपन फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के लिए इशू किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे आते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मे बी इशूड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट कौन सा रिट इशू कर सकता है, तो कौन सा रिट इशू कर सकता है, तो सारे रिट्स इशू कर सकते हैं, डी होगा इसका आंसर। चलिए आगे आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने से, ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई नहीं होती, तो जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो जब भी अपॉइंटमेंट करेगा अटॉर्नी जनरल का तो उसमें भी बाउंड रहेंगे, फिर डिसमिस करेंगे किसी सिविल सर्वेंट उसमें भी बाउंड रहेंगे, और इमरजेंसी सिचुएशन में तो ऑब्वियसली बाउंड है ही। तो ये जो मैटर है हमारा डिसाइड करने का एज ऑफ जजेस का, वहाँ पे वो बाउंड नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा कि प्रेसिडेंट किस चीज़ में, मतलब किस सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातों के लिए बाउंड नहीं होते, जब वो डिसाइड करेंगे जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के एज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर कौन सा सही नॉट करेक्ट है, तो पहले सही सही खोज लेते हैं कि बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए सेक्शन बताइए, सेक्शन सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करता है, और हाई कोर्ट का कौन सा है जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। ठीक है,
तो 129 है सुप्रीम कोर्ट का और 215 है हाई कोर्ट का, ठीक है। प्रेसिडेंट इज नॉट ऑलवेज बाउंड टू द अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ ये भी हमने पढ़ा, सही, ये भी सही है। इन एडिशन फिर रहता है एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन नॉट बी कन्फर्म्ड एज अ परमानेंट जज, ठीक है। जो भी एडिशनल जजेस हैं हाई कोर्ट के उसको परमानेंट जज नहीं बनाया जा सकता विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द कलेजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दी, हाँ ठीक है, तो ये कलेजियम को भी फॉलो करना है। फिर ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, हाँ ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट में उसमें सेंट्रल और स्टेट की डिस्प्यूट्स भी आते हैं, तो लीगली सारे सही हैं। तो जो हमारा आयोग है यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, तो इसमें सेकंड वाले को रॉन्ग बताया। अब ये यूपीएससी का 2011 का क्वेश्चन है तो हो सकता है उनको कन्फ्यूजन हो गई होगी, लेकिन अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले ही किया था कि जब वो डिसाइड करेंगे किसी क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे एज के मामले में तो वो बाउंड नहीं होते हैं। अब सेम ईयर देखिए, उसी सेम ईयर में 2008 का क्वेश्चन आया, 2009 का क्वेश्चन आया, सेम ईयर में आया, दोनों कॉन्ट्रोडिक्टिंग बातें करते हैं। तो अपने को इतना नहीं जाना है अब यूपीएससी 2011 में क्या कर रहा था नहीं कर रहा था क्या पता। डिप्टी लीगल एडवाइज़र का कोई एग्ज़ाम था उसमें ये आया था। चलिए आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जुडिशियन के बारे में क्या बात करता है, ये अपने पनिशमेंट कर सकते हैं अपने उसके लिए, ठीक है। फिर एडवाइस दे सकते हैं गवर्नर को, ठीक है, किसी लीगल मैटर में, दोनों गलत होगा, ठीक है। इशू कर सकते हैं रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड दी, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा 1 और 4 सही। फिर हमारे हाई कोर्ट के जजेस का एज कितना है, मतलब रिटायरमेंट एज कितना है, तो 62 है। 65 किन का है, सुप्रीम कोर्ट का। 60 कितना है, किसका है, डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का 60 है, इसका 65 है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का 62 है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है एज को लेके कौन डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। फिर ये सेम क्वेश्चन इसने मैंने काट दिया, सुप्रीम कोर्ट का रिटायरमेंट एज कितना है, हाई कोर्ट का, तो 62 ईयर्स। द जजेस ऑफ द सुप्रीम स्टेट ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटमेंट बाय, जो हाई कोर्ट के स्टेट के जजेस उसको अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन सा हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है जो कि हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है, तो हमारे क्या क्या एक्सरसाइज करती है, जुडिशिएशन करती है, यस, अपीलेट करती है, यस, ऑर्डिनल करती है, यस, एडवाइजरी करती है क्या, नो, तो इसका आंसर ये होगा डी। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपने सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर सकती खुद को, यस कर सकती है। हाई कोर्ट क्या खुद को ओवर रूल कर सकती है, तो आंसर है क्या, यस कर सकती है। जो ओबिटर डिक्टा होता है, ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है ओरल स्टेटमेंट्स, किनके, जजेस के, जो अपने मतलब अपनी ओपिनियंस रखते हैं, जो जजमेंट का लीगल पार्ट नहीं बनता है। ओबिटे डिक्टा जो होता है वो बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स में, तो आंसर इज नो, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब देखो ओबिटे डिक्टा का एग्जांपल बताती हूँ। अभी जो लीगल इशू हमारा चल रहा है, लीगल इशू नहीं बोल सकते, करंट अफेयर का इशू है कि जो कॉकरोच बोल दिए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉकरोच बोल दिए, आउटरेज हो गया। अब ये जनरली जो बोलते हैं ना वो जजमेंट का पार्ट नहीं होती, ऐसी चीज़ें बहुत सारी आजकल वायरल हो जाती है, लेकिन जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जो जिस कॉन्टेक्स्ट में सर बोलना चाह रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे थे कि अभी जो ये बहुत सारे वकील हैं वो फेक डिग्रीज ले के एक्टिविस्ट बनते रहते हैं, तो उनको कॉकरोच बोले, दे आर लाइक इंसेक्ट जो कि अंदर से सिस्टम को खा रहे हैं, ठीक है। तो उनको हो सकता है अब वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे थे और वो जो क्लिप होगी वो कट। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो ऑनलाइन चलती है, तो उस चीज़ में सबको कॉकरोच बोल दिया, ये बोल दिया, कॉकरोच जनता पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। आई एम इन सपोर्ट विथ कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन वो खाली बस इस चीज़ का वो करें कि चीफ जस्टिस के अगेंस्ट बोलेंगे, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी बनी, अच्छी बात है, अगर वो अच्छे मुद्दे उठाएगी तो अच्छे, मतलब बोलते हैं ना अच्छे लेवल पे खेलेगी तब। बाकी अगर खाली वो सोशल मीडिया आउटरीच रहेगा और उसमें मतलब किसी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं है। तो ये है, बाकी सर का जो रिमार्क था वो ऑबिटर डिक्टा था, ठीक है। जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट डू नॉट बाइंड लोअर कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, तो ये भी गलत है।
तो टेक्निकली देखा जाए तो ये भी गलत है। अब यूपीएससी का एग्ज़ाम है, सीएससी का है, तो ये वाला उन्होंने सही बोला है कि ये नॉट बाइंडिंग है, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए इतना आपको सीरियस नहीं लेना है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये सही है हमारा, ओवर रूल कर सकते हैं। ये सही है कि हाई कोर्ट भी अपने आप को ओवर रूल कर सकती है। ठीक है, और ये भी गलत है क्योंकि ओबिटर डिक्टा जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, मतलब एज सच बाइंडिंग नहीं होता है। देखिए हाँ, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि जब वो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एक तरह का इंस्ट्रक्शन की तरह है, तो वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये भी करेक्ट है। ये गलत है कि हाई कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते। सॉरी, ठीक है। फिर रियल पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट इज़ दैट दे आर। अब लीगल पोजीशन बताते हैं हाई कोर्ट का कि क्या है। तो लीगल पोजीशन यही है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट है क्या? तो है, लेकिन वैसे नहीं है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, नहीं। सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ये सुटेबल है आंसर कि कोर्ट जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और हिरार्कल पर्पस के लिए, जुडिशियल पर्पस के लिए हमने माना है कि ये सबऑर्डिनेट है इसके सुप्रीम कोर्ट के। फिर नेचर एंड कंसल्टेशन जो वर्ड है चीफ जस्टिस के साथ, मतलब जब भी अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट, जो वर्ड यूज़ किया कंसल्टेशन, तो उसका मतलब क्या है? तो कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्करेंस। तो उसका आंसर होगा बी, कॉन्करेंस। मतलब उनको मानना पड़ेगा, चीफ जस्टिस की बातों को मानना पड़ेगा जब भी अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस का। फिर रिमूवल कौन कर सकते हैं? तो रिमूवल होगा बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिजोल्यूशन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, फिर इसके बाद जल्दी करते हैं क्योंकि हम लोग को वो भी तो करना है, बहुत टाइम टेकिंग है यार। चलो, फिर कौन से अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है जजेस को दूसरे जज से? तो ये है हमारा वो प्रेसिडेंट, और यहाँ पे 222 सेक्शन है, आर्टिकल है। फिर ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो कैसे होगा? तो ट्रांसफ़र होगा बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, या इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जजेस का उतना, चीफ जस्टिस का उतना रोल नहीं होता जितना सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का होता है। अब एक एडिशनल या एक्टिंग चीफ जस्टिस है हमारे, उसको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो उसका जो टेन्योर होगा वो कितने समय का होगा? तो 2 साल का होगा, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो 2022 का आंसर होगा ए। फिर कौन सा द पर्सन हु इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एट पब्लिक पोस्ट के बारे में देखूंगी और उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बोलूँगी। तो मैं बोलूँगी किस अधिकार से तुम यहाँ जाके बैठे हो, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो जो को वारंट होता है, किस वारंट से, क्यों, मतलब अगर देखा जाए क्या वारंट है, क्यों वारंट हो, किस वारंट से तुम बैठे हो। ठीक है, तो डी होगा इसका आंसर। फिर हाई कोर्ट्स जो है वो इशू कर सकते हैं, कौन सा रेट इशू किया जाता है हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा कंपेल करने के लिए किसी भी अथॉरिटी को अपना काम करने के लिए बोलूँगी तो मैं तो मैंडेमस इशू करूँगी, काम करने बोल रही हूँ। ठीक है, अब देखिए हेबियस कॉर्पस है वो ओनली स्टेट के अगेंस्ट हो सकता है? नहीं, हेबियस कॉर्पस जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी हो सकता है और प्राइवेट के अगेंस्ट भी हो सकता है इशू। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ना कि दो, मतलब वही है, टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स नहीं बोल सकते, दो पीपल आर इन लव और दोनों चले जाते हैं, भाग के शादी वगैरह कर लेते हैं। जब शादी कर लेते हैं, जब लड़की को वापस अपने पेरेंट्स के पास जाती है तो उनको रख लेते हैं पेरेंट्स, और ये केस करते हैं कि इन्होंने रेप का केस, फॉल्स रेप केस करते हैं। तो जो हस्बैंड्स होते हैं, अगर मान लो शादी कर लिया, तो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को मतलब हाइबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, तो बॉडी प्रोड्यूस मतलब अपनी वाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में इशू कर सकते हैं अगेंस्ट द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल। तो इसलिए दोनों है, ये एग्जांपल याद रखना कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट हो सकता है। मैंडेमस इशू किया जाता है पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है। को वारंटो में सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई मतलब नहीं, को वारंटो में हमेशा हम लोग किसी भी अथॉरिटी का पोस्ट के बारे में, पोस्ट या सीट या अपनी वर्किंग के बारे में। और प्रोहिबिशन इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, प्रोहिबिशन और जो हमारा सर्शियारी होता है वो हमेशा हायर कोर्ट करती लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट। सर्शियारी में क्या होता है कि कोई डिसीजन कर दिया गया है, कोई काम हो चुका है, उसको चेंज करने की पावर रखती है
कि ये जो आपने किया उसको गलत किया है करके लोअर कोर्ट को बोल सकती है। और प्रोहिबिशन में होने से पहले रोक लेते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं, तो वो है। तो इसका आंसर होगा करेक्टली मैच्ड ये है कि मैंडेमस इशू किया जाता है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये रटने वाला क्वेश्चन, सुपरिंटेंडेंस वाला पावर दिया गया है हाई कोर्ट का, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। अभी सुपरिंटेंडेंस की पावर दी गई है हमारा, तो ये जो हमारा 227 बात करता है सुपरिंटेंडेंस की। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल विल बी अप्लाई टू सुपरिंटेंडेंस ओवर एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस वाले में ये अप्लाई नहीं करेगा। तो कहाँ गया हमारा आर्मी एक्ट, इस पर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, और ये वाला जो एजुडिकेशन ऑफ द इंटर स्टेट रिवर वाला, ये भी नहीं करता, ये यहाँ नहीं दिया, इंटर स्टेट काउंसिल वाले केस में दिया गया कि किसी भी कोर्ट का अथॉरिटी नहीं होगा। तो थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी होगा। 2 और 3 सही हैं, मतलब 2 और 3 हाई कोर्ट्स के पास पावर नहीं है ट्राइब्यूनल जो भी क्रिएट हो रहा है उसके मामले में, और दूसरा जो भी ट्राइब्यूनल क्रिएट हो रहे हैं फॉर एजुडिकेशन ऑफ द इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। देखो यहाँ पे दिया गया है रिवर डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर का मामला है। ठीक है, एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वाटर एंड द इंटर स्टेट रिवर वाला। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे या फिर एनी अदर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट मान लेते हैं, हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होगा इस चीज़ को, मतलब यहाँ पे जो भी अथॉरिटी बनी गई, यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी बनी गई है, दो, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड एजुडिकेशन फॉर एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विद रिस्पेक्ट टू यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। मतलब इंटर स्टेट रिवर का डिस्प्यूट रहेगा तो ना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ना हाई कोर्ट के पास पावर है, और ये चीज़ कहाँ दी गई है, 262 में दी गई है। ठीक है, तो ये 262 में जो दिया गया है मैटर, उसमें बोलने का पावर नहीं है किसको, हाई कोर्ट को भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। और यहाँ पे अपने पढ़ ही लिया कि आर्मी एक्ट का कोई भी मामला होगा उसमें भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन से केस में ऐसा कहा गया था कि 226 और 227 जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना कब आया था, बिहार एपीओ में ही आया है। वाह, 2020 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है डी, एल चंद्र कुमार के केस में ये बोला गया था कि 226 और 27 जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए उसको अमेंड नहीं किया जा सकता या फिर रिमूव नहीं किया जा सकता। अब बाकी जितने केसेस हैं ना वो उसके हैं। अब ये भी सेम केस बोल रहा है कि 226 और 32 जो है वो इनवॉयलेबल बेसिक स्ट्रक्चर है। कौन से केस में बोला गया, एल चंद्र कुमार के केस में बोला गया। ठीक है, अब बाकी ये ना ये वाले केस जो है हमारा 228 वाला डिस्ट्रिक्ट लीगल डीजेएस में है, वहाँ पे लीगल करंट अफेयर आता है। फिर यहाँ पे ये यूजीसी में पूछा है, तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला ये है, इन विच डिसीजन द एपेक्स कोर्ट हैज़ बीन हेल्ड दैट एन ऑर्डर अंडर 226 पास्ड इन हैबियस कॉर्पस मैटर विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज रेजुडिकेटा। मतलब ये बोला गया था कि जो 26 का है वो हेबियस कॉर्पस, मतलब देखिए जब भी हम लोग वो पढ़ते हैं ना रेजुडिकेटा सेक्शन 11 रेजुडिकेटा के बारे में, तो ये बोलते हैं कि जो हेबियस कॉर्पस है ना उस पर रेजुडिकेटा अप्लाई नहीं करता। मतलब अगर हम लोग चाहें तो रेजुडिकेटा हेबियस कॉर्पस की रिट बार बार फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा रेजुडिकेटा अप्लाई नहीं करता, मतलब बार नहीं है। हेबियस कॉर्पस के केस में कोई बार नहीं है, बार इशू करा जा सकता है, वहाँ पे बार नहीं लगेगा ऑफ सेक्शन 11। ठीक है, यही चीज़ बात कर रहा है कि कोई भी ऑर्डर पास किया गया है 226 में, वो उसमें हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगा अगर हम लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं आर्टिकल 32 का। तो ये किस केस में कहा गया था, तो इसको याद रखना है अपने को, बी वाला, गुलाम सरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, थैंक गॉड 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी सबऑर्डिनेट कोड कंप्लीट करेंगे। सबऑर्डिनेट कोड में बहुत क्वेश्चंस नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, अराउंड हमारे 15 क्वेश्चंस होंगे। फटाफट इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इंडेक्स में ले चलती हूँ और इंडेक्स में बताती हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस अपने को रटने हैं, याद करने हैं। देखो इसका रेंज अपने को याद करना है। ये हमारा पार्ट कौन सा है, पार्ट कौन सा बताइए, 5 है कि 6 है, 6 है। चैप्टर कौन सा, 6, तो 6 का 6 है सबऑर्डिनेट कोड। रेंज कितनी है इसकी, 233 से ले करके 237, याद हो जाएगा।
38 भी मान सकते हैं अगर इसको भी कंक्लूड करें, लेकिन ठीक है, 200 ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा अपने को। फिर 223 में बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, ठीक है। फिर 223 बात करता है वैलिडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड द डिलीवरी ऑफ द सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जज, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज टू द सिविल जुडिशियल सर्विसेज, इसका अंदर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 233 में बात करता है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। 234 में बात करता है डिस्ट्रिक्ट जज अदर मतलब जजेस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। फिर 35 में बात करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। और फिर 36 में इंटरप्रिटेशन दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने ही क्वेश्चन हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब इसको याद कर लिया, अब इसको लिखने का समय आ गया। लिखेंगे हम, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, याद होगा अच्छे से। चलिए साथ साथ में लिखते हैं। 233 में बताइए क्या दिया गया। 233 में दिया गया है डीजे के बारे में, ठीक है। फिर 234 में क्या दिया गया। 234 में दिया गया है अदर देन डीजे, डीजे के अलावा कोई भी व्यक्ति होगा ना। फिर 226 में बता गया कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल करेंगे। 237 में क्या दिया गया है। 236 में दिया गया है इंटरप्रिटेशन। और 237 में कुछ नहीं दिया गया, पता है, ठीक है। तो 4 सेक्शंस अपने याद करने हैं। चलिए हटाइए सबको, अब आप बताइए 233 में क्या दिया गया है, 234 में क्या दिया गया है, 235 में क्या दिया गया है, और 236 में क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए बताइए 233 में क्या दिया गया, डीजे के बारे में दिया गया। 34 में क्या दिया गया, 234 में अदर देन डीजे के बारे में दिया, अदर देन डीजे। 235 में क्या दिया गया, 35 में दिया गया है कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल किया जाएगा। किसको कंट्रोल करना है, अपने को लोअर कोर्ट से कंट्रोल करना है। 236 में क्या दिया गया, इंटरप्रिटेशन माने डेफिनेशन कॉज, ठीक है। चलिए अब सवाल करेंगे, सवाल लगाएंगे। चलिए सवाल लगाते हैं। तो हमारा प्रोविजन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। चलो तो which according to article of the constitution the term DJ has not include the tribunal, ट्राइब्यूनल नहीं आता है, ठीक है। अब अपने को पता है कि हम लोग का डेफिनेशन 236 में दिया गया, 236 में दिया गया, ठीक है। अब इसमें ए है कि बी है, अपने को खोजना है। तो अपन कहाँ आएंगे, अपन बेयर एक्ट में आएंगे। आइए बेयर एक्ट में आते हैं। चलो अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज 236 में दिया गया है। इसमें बोला गया ए में क्या है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है। बी में क्या है, हमारा जुडिशियल सर्विसेज है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना, इसके नाम अपने को याद करने की कौन कौन से हैं, तो उसको बढ़िया से फ्लो चार्ट में अपने को इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं। चलिए तो डीजे साहब हैं, ठीक है। डीजे साहब में कौन कौन आएंगे, तो डीजे में हमारा आएगा सिटी सिविल जज, एडिशनल डीजे, जॉइंट डीजे, असिस्टेंट डीजे, ठीक है। डीजे में 3 लोग हो गए, एडिशनल, जॉइंट, असिस्टेंट, ठीक है। फिर आगे आते हैं स्मॉल कॉज कोर्ट के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। सेशन जज 3 तरह के होंगे, सेशन जज खुद, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। ये सारे लोग आएंगे हमारे डीजे के डेफिनेशन में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर तो इसका आंसर क्या होगा, पहले वाले में क्या दिया गया था, फर्स्ट वाले में ए में दिया गया डीजे का डेफिनेशन, सेकंड वाले में दिया गया था जुडिशियल ऑफिसर का डेफिनेशन, यहाँ दिया है, ठीक है। तो पहले ए में है हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी। 233 के ए में हम लोग के जुडिशियल जज का डेफिनेशन दिया है। उसमें क्या नहीं आते, ट्राइब्यूनल जज नहीं आते हैं। हो गया आगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट कहाँ दिया गया डिस्ट्रिक्ट जज का, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में अगर मैं देखूँ तो कहाँ दिया गया, 233 में दिया गया, मतलब सी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हम खोल के रखते हैं, 233 में दिया है। फिर उसके बाद है हमारा अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट कहाँ होता है, 233 में होता है, ठीक। 34 में क्या होता है, अदर देन डीजे, और 35 में क्या होता है, कंट्रोल करेंगे लोअर कोर्ट्स को। अब कंट्रोल वाला सवाल आ गया, कंट्रोल वाला आर्टिकल कौन सा है, तो 35 है, ठीक है। फिर 33 में बात करता है आर्टिकल 233 में कि अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो उसको कौन करेंगे, तो अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय गवर्नर, ठीक है। गवर्नर करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, गवर्नर करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन किसका होगा, हाई कोर्ट का होगा, ठीक है।
अब बताओ पार्ट 6 के चैप्टर 6 में क्या दिया गया है? तो दिया गया सबऑर्डिनेट कोड के बारे में। अब इसका रेंज क्या है बताइए? तो रेंज है अपना आर्टिकल 223 से ले करके हमारा 237। गलती से इसको ये मत पढ़ लेना। अब देखो मैंने दिखा दिया आपको बेयर एक्ट में, आपको याद है कि 33 से लेकर 37, 38 नहीं है। 38 में क्या दिया गया? 38 में रिपीट हो चुका है वो। तो आंसर क्या है हमारा? बी। चलिए आगे आइए। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कौन करता है? अपॉइंटमेंट अगर किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज की तरह अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे? तो ये तो गवर्नर करेंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नर कौन से करेंगे? गवर्नर करेंगे कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज करता है जुरिस्डिक्शन इन सच एरिया, मतलब सच उस एरिया में जुरिस्डिक्शन होल्ड करने वाले हाई कोर्ट के में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 233 में दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट। तो कौन करता है इसका अपॉइंटमेंट? इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, ठीक है। अब हमारे डीजे के बारे में अपॉइंटमेंट दिया गया, वो कहाँ पे दिया गया? 6 के 6 में दिया, पार्ट 6 के चैप्टर 6 में। पार्ट 6 चैप्टर 6 हो गया। फिर हु अपॉइंट्स द जुडिशियल ऑफिसर? सबऑर्डिनेट वाला कौन अपॉइंट करता है? अब ये चीज़ हम लोग बेयर एक्ट में आते हैं। एक बार बेयर एक्ट में नजरें पड़ेंगी ना, तभी चीज़ें याद होगी, बिना देखे याद नहीं होंगी कि बस कुछ ऐसा हो स्कैन कर लें और याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अपॉइंटमेंट 233 में दिया गया अपॉइंटमेंट के बारे में। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। कंसल्ट किससे करेगा? हाई कोर्ट से करेगा। डन हो गया एकदम। फिर कोई व्यक्ति ऑलरेडी सर्विस में है, यूनियन के, स्टेट के, वो एलिजिबल होगा अपॉइंट करने के लिए जब उसके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, अभी ये इसमें नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास में 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडवोकेट और प्लीडर। एडवोकेट और प्लीडर की तरह काम करे 7 ईयर्स तक, ठीक है। और इज़ रिकमेंडेड बाय दी हाई कोर्ट उसको अपॉइंट करेंगी तभी होगा। 7 साल का एक्सपीरियंस से नहीं होगा, ये रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होगा हाई कोर्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जुडिशियल सर्विस में किसी को लेना है तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट इज डन बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट। मतलब गवर्नर करेंगे। यहाँ पे गवर्नर करते थे किसके? चलो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। गवर्नर दोनों केस में है, ठीक है। गवर्नर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, गुड। लेकिन आर्टिकल 233 में जो है वो गवर्नर प्लस हाई कोर्ट है। लेकिन आर्टिकल 234 है ना, हाँ, 4 में किसका अपॉइंटमेंट? यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है डीजे का। यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है? अदर देन डीजे का। ये बहुत ख़राब हैंड राइटिंग बन रही है यार, रुकिए अब बनेगी अच्छी। अदर देन डीजे का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक। अब इसका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो इसको कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। और कौन करेगा गवर्नर के अलावा? प्लस स्टेट पीएससी प्लस हाई कोर्ट। 3 लोग आ गए, यहाँ पे स्टेट पीएससी भी आ गए, ठीक है। तो सवाल क्या था हमारा? सवाल है कि कौन अपॉइंट करेंगे? तो चलिए यहाँ पे गवर्नर करेंगे। स्टेट पीएससी है लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना, गवर्नर प्लस हाई कोर्ट प्लस स्टेट पीएससी। चलिए आगे आइए। हु अपॉइंट्स जुडिशियल ऑफिसर अदर देन सबऑर्डिनेट जुडिशरी अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा होगा तो कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे, ठीक। गवर्नर प्लस हाई कोर्ट प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आगे बढ़े। फिर कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंट्रोल इंक्लूड करता है पोस्टिंग और प्रमोशन के बारे में, ठीक है। हम लोग कंट्रोल वाला प्रोविजन तो नहीं पढ़ पाए थे, पढ़ लेते हैं प्रोविजन जो है हमारा, तो उसके बाद सवाल को कोशिश करेंगे। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंट्रोल किसके पास है? तो ये किसके पास है? ये हाई कोर्ट के पास है। सॉरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। तो कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट इंक्लूड्स पोस्टिंग, ठीक है। कंट्रोल में पोस्टिंग भी आता है, प्रमोशन भी आता है, ठीक है। और ग्रांट ऑफ लीव भी आता है बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट एंड होल्डिंग एनी पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ। ये हमारी बात कर रहे हैं, अगर हम जजेस बन जाते हैं
तो ये हमारी बातें हो रही कि पोस्ट इन्फीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जज, हमारा अपॉइंटमेंट होगा डिस्ट्रिक्ट जज का लोअर ही होगा, तो शेल वेस्ट इन हाई कोर्ट में रहता है, तो इसका आंसर ठीक है। और इसके बाद फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपने को हाई कोर्ट है, तो कंट्रोल यहाँ पे ये सवाल है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, इंक्लूड्स पोस्टिंग है, प्रमोशन है, और एक और था हमारा ग्रांट ऑफ लीव भी था, ठीक है। बिलोंग्स टू जुडिशियल सर्विसेज, वेस्ट ऑन क्या, हाई कोर्ट के ऊपर रहता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ द हाई कोर्ट वाला कंट्रोल किसके पास है, तो हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। हु कंट्रोल द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट। चलो आगे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज में क्या इंक्लूड नहीं होता है। अब मैंने इतना सारा बताया, उसका बताने का यही मतलब है कि इसमें सवाल बनते हैं, तो अपने को एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, इसलिए मैंने बताया। तो ये वाला जो है हमारा, तो अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट जज दिया कहाँ, चले बताइए कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो 236 में दिया गया है, 236 है ना, हाँ 236 है, उसके ए में दिया गया। बी में क्या दिया गया है, जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएंगे डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन आएंगे, शैल नॉट इंक्लूड, कौन कौन नहीं होंगे, इंक्लूड बता देते थे, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है, सेशन जज होंगे, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे क्या, नो ये नहीं होंगे, चीफ जज ऑफ द स्मॉल कोर्ट। तो उसको रिवाइज कर लेते हैं, ये कहाँ दिया गया डीजे के बारे में, सेक्शन 236 का ए, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, हाँ तो इसमें कौन कौन होंगे, डीजे में हमारे सिटी सिविल जज होंगे। अब डीजे में 3 लोग हैं, एडिशनल जॉइंट एंड असिस्टेंट, ठीक है। और सेशन जज में 3 लोग हैं, असिस्टेंट, एडिशनल एंड सेशन जज, ठीक है। फिर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट 2 तरीके के होंगे, एडिशनल एंड चीफ, ठीक है। और स्मॉल कॉज के चीफ जस्टिस क्या बोलते हैं हम, सिविल जज होंगे, ठीक है। ऐसे बस याद रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे देख के ही आपने को समझ आ रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो सबऑर्डिनेट हो जाते हैं ना जजेस से, तो वो नहीं होंगे, ठीक है। फिर एक केस लॉ है हमारा, आर्टिकल 233A वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू वैलिडेट द अपॉइंटमेंट एंड द जजमेंट एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन जजेस, ठीक है। ये किससे आया था, इन विच ऑफ द अमंग्स द फॉलोइंग केस दोज अपॉइंटमेंट इनवैलिडेटेड द रिट ऑफ कोवरेंटो। ये रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए, चंद्रा मोहन वर्सेस यूपी 1966 का केस है ये। चलिए तो फाइनली पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझे तो लगा था कंप्लीट नहीं हो पाएगा कि बहुत सारी डिटेलिंग थी, लेकिन ठीक है हमने कंप्लीट कर लिया। अब कल हम कोशिश करेंगे लोकल गवर्नमेंट, अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं। जो हमारा लोकल गवर्नमेंट बचा है इसमें म्यूनसिपैलिटी होगी एंड पंचायत होंगे, कल कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। एंड दूसरा है हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिसमें एजी होगा, कैग होगा, ठीक है, और बहुत सारी अथॉरिटी, जीएसटी काउंसिल हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, और वो होता है आर्टिकल 330A, 338B, 38C, सॉरी 38A, 38B। तो ये वाला जो है हमारा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ये सब भी अपना बचा है। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गए, ठीक है। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी अपने को पढ़ना है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो होती है वो पॉलिटी का पार्ट बनती है, तो अपने कोशिश करेंगे। वास्ट है सिलेबस रियली वास्ट है, लेकिन क्या करेंगे, अब डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। तो अपने को पूरा BNS बचा है, BNSS बचा है, तो बड़े बड़े सब्जेक्ट CPC बचा है, कैसे कंप्लीट होगा। मैं कोशिश करती हूँ एक दिन में 2 वीडियोस लाने की। आप कमेंट से बताइए कि आपको कैसा सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जैसा भी लग रहा है। आई एम ओपन विथ द पॉजिटिव कमेंट्स एज वेल एज द नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपने को अपना काम करना है। अब जो भी गलतियाँ अगर मुझसे हो गई है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई ऑल्सो मेक सम मिस्टेक्स, आप उसको कमेंट में बताइए और मैं उसको पिन करके इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।